नमस्कार। अगले ही कुछ महीने में देश में कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं और उसके कुछ महीनों बाद फिर कुछ चुनाव होने हैं। यानी कि अगला साल चुनाव से भरा पूरा रहेगा और लगभग 11 राज्यों में चुनाव होने हैं देश भर में। तब जब चुनाव होने हैं तो राजनीति की बात होगी और राजनीति की बात क्या होगी अभी से शुरू हो ही चुकी है। आप देख ही रहे होंगे अखबारों में विज्ञापन या मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत सारी गतिविधियाँ चल रही हैं। पार्टियाँ अपने आप को दुरुस्त करने को लगी हुई हैं। कांग्रेस जो आम तौर पे अभी पिछले कुछ सालों से उसका रिकॉर्ड रहा है सोने का, वो भी अब दुरुस्त कर रही है अपने आप को। ऐसे में जो हर दल तो अपने आप को कर रहे हैं, लेकिन कुछ वर्गों पर भी बहुत ध्यान देना होगा। जैसे अब सभी पार्टियों का ओबीसी और शेड्यूल कास्ट पर बहुत जोर है। भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से जोर लगा रही है और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उस वर्ग को अपने में खींचा है, तो जिनका वो ओरिजिनल वोट बैंक हुआ करते थे कांग्रेस और या रीजनल पार्टी जैसे मुलायम की पार्टी और लालू यादव की पार्टी, वो अपने आप में खींचे थे। लेकिन मुस्लिम राजनीति को कितना लोग समझ रहे हैं? मुस्लिम वोट बैंक को कितना समझा जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि मुस्लिम्स को लेकर के ये अक्सर आरोप भी लगाए जाते रहे हैं कि साहब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, जबकि वास्तविकता आप देखेंगे तो क्या तुष्टीकरण हुआ है? नौकरियों में क्या तुष्टीकरण हुआ है? महिलाओं को क्या संतुष्टि दी गई है, क्या काम हुआ है, काम धंधे में उनकी क्या हालत है, किस वर्ग में क्या पहुंचे, तो कहाँ का तुष्टीकरण हुआ है। तो तुष्टीकरण का एक परसेप्शन मुझे लगता है बना है, लेकिन असलियत से वो काफी दूर है, असलियत से काफी अलग सा नजर आता है। तो एक तरफ तो ये देश में दिखाया जाता है कि देश के कई हिस्सों में मुस्लिम जो है बहुत ताकतवर हो रहे हैं, बहुत क्षेत्रीय ताकत के रूप में उभर रहे हैं और दूसरी तरफ जो सच्चाई है वो ठीक है, जनसंख्या में हो सकता है कहीं परसेंटेज में ज़्यादा हो, लेकिन ताकत के तौर पर अगर आप देखें जो समृद्धता है उसमें कितनी चीज़ें बढ़ गई, वो शायद बहुत कम दिखती है। ऐसा अभी अध्ययन में लगा है मुझे खुद कुछ चीज़ें तो बहुत ताज्जुब हुई है। इन पूरे मसले को लेकर के जो क्षेत्रीय ताकत के रूप में जो मुस्लिम राजनीति है वो कहाँ है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय है रशीद किदवई साहब, जो मुस्लिम राजनीति ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और इस पर लगातार काम करते रहे हैं। इस अभी हाल में उनकी 2 किताबें, एक किताब प्रधानमंत्री पर और एक किताब हाउस ऑफ सिंधिया जिससे पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, वो आई है और देश के प्रधानमंत्रियों पर अभी एक किताब थी जो बहुत चर्चित हो रही है, जो इन्होंने प्रधानमंत्रियों के व्यवहार, उनके काम-काज को लेकर के एक लेखा किया। बहुत-बहुत स्वागत रशीद भाई आपका कि आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए समय निकाला। क्या माजरा, मतलब आपको क्या लगता है? आप क्योंकि उस पे लगातार उस पे अध्ययन करते रहे हैं और मुझे ऐसा आदमी लगातार तो नहीं लेकिन देखता रहा है, समझने की कोशिश करता रहा है। क्या लगता है कि जो एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, परसेप्शन जो है वो एक्चुअल में मतलब बहुत है या नहीं है, या देश की में जो है वो मुस्लिम राजनीति क्षेत्रीय ताकत के रूप में, क्योंकि वो किस हालत में? जी, पहली बात तो आपको भाई मैं आपको बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आपने बड़ा ज्वलनशील, संवेदनशील मुद्दा जो है वो एक अच्छे ढंग से उठाया है और आपने बहुत सारे उसके प्रश्न उठाए हैं, जिन प्रश्नों का जवाब जो है वो हमें ढूँढना चाहिए और उससे वो देश और समाज के लिए अच्छा होगा। पहली बात ये है कि हमें थोड़ा-सा अतीत में जाना होगा। हम जैसे आज की बात करेंगे, जैसे आज से हमें पीछे जाना होगा क्योंकि पीछे जाने के बिना हमें आज समझ में नहीं आएगा। और सारी की सारी जो राजनीति है देश की और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई, उसकी सारी तान जो है वो 1947 के आस-पास टूटी है जब देश का विभाजन हुआ। और देश का विभाजन में जब अंग्रेज सरकार में थे, मुस्लिम लीग नाम की पार्टी बनी और उसका एक पूरा अलग इतिहास है, उसमें हम नहीं जाएँगे। तो अंग्रेजों के ज़माने में जब चुनाव शुरू हुए, मतलब आज़ादी से पहले, जो उन्होंने थोड़ी हमें एक दी थी कि अपने चुनने के लिए असेंबली चुनी गई और एक
तो उसमें जो चुनाव हुए 37 के, 42 के, 46 के, उसके आधार पे कहा जाता है कि मुसलमानों ने पाकिस्तान की मांग की। उसमें मैं सिर्फ आपके स्मरण में एक चीज लाना चाहता हूं कि उस समय वोट देने का अधिकार जो था वो बहुत सीमित था, महिलाएं नहीं थी, तो सारे 50% तो वैसे ही निकल गए, हर समाज के, उसमें मुस्लिम समाज भी शामिल था। दूसरी बात ये थी कि उसमें आपके पास कोई जमीन जायदाद होनी चाहिए थी, या आप इनकम टैक्स पे ही हो, या आप ग्रेजुएट हो, या आप मतलब वो होना चाहिए कि जो हम जिसको मैट्रिक से जो दूसरी वो होती है 12वीं पास वाली परीक्षा पास की हो, या उसके कई आधार थे, जातीय आधार थे, उनके बुनियाद पे तो तकरीबन मोटे मोटे तौर पर 16% लोगों को, 16% लोगों को, मैं फिर बताऊंगा, 16% लोगों को मताधिकार था। उन 16% में जमींदार, रजवाड़े, संपन्न लोग, वकील लोग जो राजनीतिक रूप से ज्यादा जोर से जुड़े हुए होते थे, ऐसे तमाम लोगों को वोट का हक हुआ। और उस वोट के आधार पे हम उत्तर प्रदेश, बिहार को, एक वहां के जो मुसलमान थे उनको ये, उनके बारे में धारणा कायम की गई कि वो जो है वो पाकिस्तान चाहते थे, या वो पाकिस्तान बनवाना चाहते थे, या देश का बंटवारा चाहते थे। तो देश का कृषक समाज था जिसमें मुसलमान भी शामिल रहे, या रिक्शा चलाने वाला था, या डेली वेज अर्नर था, या महिलाएं थी, इन तमाम वर्गों का उसमें कोई उनकी राय नहीं ली गई। ये बात एक गंभीरता से सोचने की बात है। और कुछ राज्यों में जहां के ऊपर बहुमत से पाकिस्तान या दो राष्ट्र की बात हुई थी, उसका विरोध क्यों हो गया, विडंबना देखिए कि वो जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था जिसमें अभी पेशावर वगैरह शामिल है, वो क्योंकि मुस्लिम बाहुल था वो चला गया, वोट उन्होंने उसके विरुद्ध दिया था। और जहां के ऊपर जो जहां उसके फेवर में दिया गया वो रह गया। तो इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियां रही। उसके फलस्वरूप जो है, जब 1951-52 के इसके बाद से जब चुनाव हुए, तो मुसलमानों में एक तरीके का संकोच रहा, एक डर रहा। एक मुस्लिम पार्टी अपने देश में कोई उस तरह की नहीं बनी जैसे आज हम देखते हैं बहुत सी जातीय आधार के ऊपर पार्टियां हैं और धर्म के आधार पर भी पार्टियां हैं। उसमें मैं भाजपा को नहीं शामिल कर रहा हूँ, लेकिन अकाली दल है, या नॉर्थ ईस्ट में भी कई पार्टियां हैं जो जिनका खुला हुआ क्रिश्चियन समुदाय से या गोवा में संबंध है। तो फिर मुस्लिम समाज में उसका एक डर, भय और एक संकोच का माहौल रहा, जिसकी वजह से कोई मुस्लिम मतदाता को लेकर पार्टी नहीं बनी। और उसमें उन्होंने कांग्रेस के साथ में अपना दांव खेला कि उन्हें लगा कि कांग्रेस की जो एजेंडा है या प्रोग्राम है उसके ऊपर उसी ढर्रे पे चुनाव आते गए। फिर 1967 से राजनीतिक दलों का विलय हुआ, का उदय हुआ, खासतौर से क्षेत्रीय दल बहुत सारे उभर के आई। वहां से मुस्लिम संवाददाता जो है वो क्षेत्रीय दलों में काफी ज्यादा बढ़ गया। उत्तर प्रदेश में हम देखें तो तमाम जो दल बने, चरण सिंह की पार्टी बनी और दूसरे क्षेत्रों में पार्टी बनी, उसकी तरफ उनका रुझान, झुकाव रहा। फिर आता है 1971 का पड़ाव, जिसमें बांग्लादेश बना और पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए। उससे, और मैंने क्योंकि इसकी काफी स्टडी की है, तो मुस्लिम समाज में खासतौर से नौजवानों में, क्योंकि 1947 से 1971 तक बहुत समय बीत गया था, एक नई सोच का संचार हुआ और उसमें लगा कि जो ये टू नेशन थ्योरी थी ये प्रैक्टिकल रूप से भी व्यवहारिक नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश धर्म एक था, आस्था एक थी, फिर वो क्यों अलग अलग हुए और इतने सारे। अच्छा, मैंने लिखा है कि करीब कहा जाता है 3 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। आप इससे अंदाजा लगाएं कि कितना विभत्स से, कितना बुरा वो पीरियड था। तो उन सब की वजह से एक राष्ट्रवाद का एक नया नव संचार हुआ, खासतौर से जो मुस्लिम मतदाता थे। उसके बाद में ये सब चलता रहा। दरअसल बात ये हुई कि जो क्षेत्रीय दल है, जैसे अभी हमने बंगाल के चुनाव में देखा कि जिनका बहुसंख्यकों के ऊपर जिस राजनीतिक दल का अच्छी पकड़ है और उसको अल्पसंख्यक वोट मिल जाते हैं, वो वहां कामयाब हो जाती है। लेकिन कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, ऐसी बहुत से राजनीतिक दल हैं इस समय देश में जिनका बहुसंख्यक समाज से उनकी वोट खिसक रहा है और बड़ी तेजी से खिसका, और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ के चलते भाजपा के झोली में पूरा गिर रहा है 70% या उसके हिसाब से। तो मुस्लिम वोट जो है उसकी जो रेलेवेंस थी वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है। ये मुस्लिम समाज में कोई बदलाव नहीं आया है, उनका जो वोटिंग पैटर्न है वो तकरीबन वैसे ही रहा है। और मैं आपको जी दूसरा पहलू भी बताता हूँ। कुछ राज्यों में ऐसा है, जैसे हम तेलंगाना की बात करें या हम आंध्रा की बात करें, जहां मुस्लिम मतदाता काफी
संख्या में है, उन्होंने वहां के ऊपर एक जोर डाला उन क्षेत्रीय दलों के ऊपर कि वो भाजपा के सहयोगी न बने। मतलब जो टीआरएस है मौके ब मौके ये लोकसभा में उनकी मदद करती रहती है भाजपा की या केंद्र सरकार की, या वाईएसआर जो कांग्रेस है वो भी, लेकिन वो घोषित रूप से उन्होंने पैक्ट करके चुनाव नहीं लड़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका मतदाता खिसक जाएगा। तो बहुत जगह ये इन्फ्लुएंसर के रोल में भी मुस्लिम मतदाता आता है जिसकी हम और आप इतनी चर्चा नहीं करते, उसके बारे में लेख नहीं छपते हैं। तो ये एक तो मुस्लिम मतदाता की एक राष्ट्रीय सोच है और उनको उसका काम करने का तरीका है। मुसलमान अभी भी उस असदुद्दीन अवैसी ने बहुत पैतरे दिखाए हैं और ताकत दिखाई है, लेकिन कुछ जगहों को छोड़ के जो वहाँ ट्रेडिशनल पॉकेट होती है या कभी-कभी कैंडिडेट अच्छा रहता है, मुस्लिम मतदाता का झुकाव अभी भी राष्ट्रीय पार्टियों से है। और मुझे लगता है, शिद्दत से लगता है कि भाजपा को एक मुस्लिम्स के साथ में किसी तरीके का एक डायलॉग करके एक उनको भी अपने, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में अगर 15% 20% जो भी आप बताएं, वो उसको आप अगर अलग रख के आप एक राष्ट्रीय पार्टी बन रहे हैं और 300 साढ़े 300 सीटें मिल रही हैं लोकसभा चुनाव में, तो वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही मतलब अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है कि वो आप वैसे भी इतने बड़े वर्ग को किनारे करके राजनीति नहीं कर सकते और ना करनी चाहिए। कहने को सामने के तौर पर ये कहा जा सकता है कि पार्टी भी कहती है कि नहीं हम तो कोई ऐसी बात नहीं करते, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भी दिखता है कि हाँ, ये ऐसा हो रहा है और इसको बातचीत करी जानी चाहिए। लेकिन क्षेत्रीय ताकत के रूप में जो जिस तरीके से मुस्लिम राजनीति का मैंने जो पहले भी शब्द इस्तेमाल किया, जो परसेप्शन बनाया गया है क्षेत्रीय ताकत के रूप में, तो क्या वो परसेप्शन सही बना है? एक सवाल ये ज़रूर उठता है कि क्या जैसे तुष्टीकरण की जो बात की जाती है कि क्या वो तुष्टीकरण परसेप्शनली सिर्फ बनाया गया या सचमुच कुछ हुआ भी है? आप क्या मानते हैं? देखिए आपको जी, देखिए हमारे देश में आपने आपका वरिष्ठ पत्रकार हैं तो आपने देखा होगा कि संकेतात्मक चीजें बहुत होती हैं, मतलब इस देश में, और एक पूरा उसका एक लंबा इतिहास है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक प्रधानमंत्री बनाया, 2 बार प्रधानमंत्री, उनके एक महान अर्थशास्त्री के रूप में नहीं, एक अच्छे वित्त मंत्री के रूप में नहीं कहा जाता है कि कांग्रेस की ओर से ज्यादातर कहा जाता है कि एक सिख को हमने जो है 2 बार प्रधानमंत्री बनाया, मतलब जैसे 84 में जो अन्याय हुआ उसकी भरपाई हुई। लेकिन आप किसी भी संवेदनशील व्यक्ति से पूछें तो उसकी भरपाई तो हो नहीं सकती। अगर एक इतना बड़ा जनसंहार हुआ, एक बहुत से लोगों को तकलीफ पहुंची, उसके मैं इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा कि एक व्यक्ति विशेष को अगर आपने राष्ट्रपति बना दिया तो उस व्यक्ति विशेष का पंजाब की राजनीति में, आज भी पंजाब में इतना उथल-पुथल बात होती है। कभी आपने सुना कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को पंजाब भेजा जा रहा है और वहां वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को मना लें, सिद्धू को मना लें या कोई, क्योंकि वो उस भूमिका में है नहीं। तो एक उनका सिख होना एक सिर्फ एक उनकी निजी आस्था और उसका मामला है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने इस तरह का प्रतीक संकेत या प्रतीक के रूप में इन चीजों का इस्तेमाल किया। या श्री हामिद अंसारी को देश का 2 बार उपराष्ट्रपति बने। हामिद अंसारी साहब एक फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट है, बहुत लायक आदमी है, आपके भी बड़े अच्छे उनसे संबंध रहे, लेकिन उनको अगर वो मुसलमानों के बीच में जाए या मुस्लिम राजनीति करें तो अपने आप को बिल्कुल अलग थलग पाएंगे और वो कामयाब नहीं होंगे। लेकिन बात ये जो आपने तुष्टीकरण की तरफ इशारा किया, इस तरह के बहुत ज्यादा चीजें हुई। जो सबसे बड़ा जो हमारे पास इस समय डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं, वो किसी और टॉपिक पे आपसे जब हम जाति उसकी बात करेंगे, उसमें भी ये सारी चीजें रेलिवेंट होती है। उसी तरीके से मुस्लिम की जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है ये जग जाहिर है, और वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बना दी गई, उस पर भी भाजपा ने एक राजनीतिक लाभ लिया। लेकिन रिपोर्ट बनने से आप जानते हैं कोई समस्या का, भाई आपको लगा कि रशीद किदवाई को आर्थिक रूप से मदद की जरूरत है, ये आकलन आपका बिल्कुल सही है, लेकिन मैं तो तब सुखी महसूस करूंगा जब मुझे कोई आर्थिक मदद मिले। आर्थिक मदद के अभाव से मेरे ऊपर कोई मेरी स्थिति में कोई फर्क नहीं आएगा। यही मोटे तौर पे मुस्लिम समाज के साथ हुआ। ये मैं मानता हूँ कि आज देश में तमाम समाज के साथ, कोई भी वर्ग ले लें आप, 2-4 अपवाद को छोड़ के, सबके साथ बड़ा एक संघर्ष और मुश्किल का दौर है, क्योंकि नौकरियां कम है, अपॉर्चुनिटीज कम है, अर्थव्यवस्था में दिक्कतें हैं, उससे मुस्लिम समाज भी परे नहीं है। लेकिन तुष्टीकरण की बात जो है वो बिल्कुल जो है मुझे लगता है कि वो
भ्रमित करने वाली है, गलत है, इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा उसका पैमाना लोकतंत्र में भागीदारी का होता है। आप कोई भी राज्य, हमारी और आपकी निजी रूप से इसमें चर्चा भी हो चुकी है, चाहे हम कोई से भी लोकसभा चुनाव ले लें, कोई से भी प्रदेश के ले लें, चाहे वो असम और बंगाल या उत्तर प्रदेश में भी, कहीं के ऊपर भी उस अनुपात में या उसके आसपास उसका आधा चौथाई भी मुस्लिम प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है। 2007 में जब मायावती जीती थी और बड़ा उसका हुआ था, तो आप देखें कि मायावती ने जो कैबिनेट बनाई, उस कैबिनेट में आप उसका सरसरी तौर से भी निगाह डालें तो ब्राह्मणों की उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या है और उसका क्या अनुपात में उनको वहां जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जो उनका मंत्री परिषद था मायावती का, उसमें कितना प्रतिनिधित्व था और मुसलमानों को कितना। मुसलमान संख्या के आधार पर भारी थे और मंत्री परिषद में 1/3 हो गए। तो ये चीजें जो है ना बहुत रोचक भी है, इसको कोई आदमी वैसे अदरवाइज ना ले, ये चीजें बड़ी दिलचस्प है। तो मुस्लिम मतदाता ने, चाहे केरल हो, केरल में देखिए 2 अलायंस बने, एक तरफ मुस्लिम लीग बनी है, मतलब जो केरल मुस्लिम लीग है उसके साथ कांग्रेस का 1967 से अलायंस है। वोटिंग पैटर्न मुसलमानों का बड़ा दिलचस्प है। वो क्या होता है, अब की उन्होंने देखा कि नहीं ये पिनारी विजयन का पल्ला भारी है, उनके साथ हो गए। तो इस तरह से कोई भी चीज एक तो फॉर ग्रांटेड नहीं होता, दूसरी बात यह है कि वो स्थिति के अनुसार मायावती, मुलायम सिंह, अखिलेश इनसे बदलती जाती है। जब कांग्रेस मजबूत थी, कांग्रेस के साथ थे। मुसलमान मजबूती देखता है, ये मेरे शब्द नहीं है, काशीराम जी के शब्द है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। मुसलमान क्या, अगर वो कोई भी वर्ग होगा तो वो मजबूती देख करके करने की कोशिश करता है, इसमें कोई ऐसा हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। लेकिन सवाल ये भी है ना कि ये इस बात को हम सब लोग समझ रहे हैं। 67 में जब विघटन का दौर शुरू हुआ कांग्रेस का, और उस विघटन के दौर में पहला फल भी चरण सिंह को मिल गया था, सरकार भी उनकी बन गई थी, और उसके बाद तो लगातार इमरजेंसी हुई। इमरजेंसी में 2 साल को अगर आप छोड़ दिया जाए, 2.5 साल को, फिर उसके बाद तो 10-12 साल तक यही सब चलता रहा। विभिन्न क्षेत्रीय दलों, कभी सोचा भी नहीं जिन लोगों ने होगा वो प्रधानमंत्री बन गए। तो वो एक अलग सवाल था, अलग वजह थी, अलग तरीका था। लेकिन इस वर्ग के नेताओं ने भी एक मुस्लिम, जहां तक राजनीति की बात है, मैं तो ये अक्सर ये कहता रहा हूं कि मुस्लिमों का नेता मुस्लिम ना होकर के अक्सर कभी हेमवती नंदन बहुगुणा हो जाते थे, कभी मुलायम सिंह यादव हो जाते हैं, कभी इंदिरा गांधी हो जाती है, और वो वक्त के हिसाब से बदलते रहे हैं। क्या इन लोगों से या नेतृत्व से या मुस्लिम लोगों से चूक हुई या क्या हुआ है कि सचमुच जो भागीदारी है, एक तो ये आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र में भागीदारी जो है जनसंख्या के आधार पर होनी चाहिए, उसका विरोध में भी करने वाले बहुत सारे लोग हैं कि साहब वो जैसे जो तर्क आरक्षण में दिए जाते हैं विरोध के लिए और समर्थन में, वो तर्क यहाँ पे भी दिए जा सकते हैं। लेकिन एक भागीदारी तो होनी ही चाहिए, एक वो क्यों नहीं हो पाई है, क्या वजह रही है उसकी? जी, देखिए आपका ये प्रश्न बहुत, मुझे लगता है इस प्रश्न में ही बहुत सारे मतलब प्रश्न छुपे हैं, जवाब छुपे हैं। आज की जो ज़मीनी स्थिति है या जो राजनीति है, उस सब का जवाब आपके प्रश्न में ही है। देखिए, मैंने जैसे कहा कि आज जिन हालात में देश को आज़ादी मिली, तो मुस्लिम समाज थोड़ा डिफेंसिव रहा, वो मुस्लिम लीडरशिप नहीं बनी, जबकि अच्छी उस ज़माने में लीडरशिप थी। हम सब जानते हैं कि मौलाना आज़ाद का शिक्षा के क्षेत्र में कितना बड़ा योगदान रहा, या रफ़ी अहमद किदवई ने जो काम किए, जो कृषि के क्षेत्र में या डाक तार के, या जो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, इन सबको उन्होंने कंट्रोल सिस्टम खत्म कर दिया था, उससे बहुत बढ़िया था। उनकी भी उस तरह की छवि जो है वो मुस्लिम नेता के बारे में नहीं बन पाई। मौलाना आज़ाद के बारे में आपको रोचक बात बताऊं कि मौलाना आज़ाद जो थे वो कहाँ से चुनाव लड़े, मेवात से लड़े, जो हरियाणा में जहाँ मुस्लिम बाहुल वो था। तो मौलाना आज़ाद को भी ऐसा नहीं हुआ कि वो किसी शहर से या रामपुर से लड़े जहाँ फिर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, मतलब उन्हें भी मुसलमानों के सहारे की जरूरत पड़ी। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि उनको इस तरह से नहीं हुआ, जबानी हम जमा कर जितना भी कर लें, कि जो था एक बहुसंख्यकों के बीच में उनको एक राजनीतिक रूप से या लोकतांत्रिक रूप से उन्हें अनुमोदन मिलता या उनको जीत होती, ऐसा नहीं हुआ। आप देखें अधिकांश मुस्लिम नेता जो हैं, जो यहाँ से जीतते हैं, वो मुस्लिम बाहुल, अजहरुद्दीन जैसा मतलब एक नेशनल हीरो, वो भी अब मुरादाबाद से चुनाव लड़ता है।
तो आप सिर्फ एक आरिफ मोहम्मद खान वगैरह का मुझे एक आधा अपवाद नजर आता है कि आरिफ मोहम्मद खान 1984 में कानपुर से जीते, तो एक उस टाइप की शहर से जीतना एक माने रखता है। लेकिन आप अगर देखेंगे इतिहास के पन्ने खंगालेंगे चुनाव के, उसमें ऐसा नहीं होता। मुस्लिम समाज ने अपनी सूझबूझ से जवाहरलाल नेहरू, हेमवती नंदन बहुगुणा, अर्जुन सिंह, ऐसे तमाम बहुत से लोगों को ऊपर, वीपी सिंह, समय समय पर एक अपना एक दांव खेला कि ये हम इनको अपना माने और ये हमारे लिए अच्छा करेंगे। लेकिन वो देखिए सबसे बड़ी बात आपको जी देखिए, जमीन जो होती है समाज, और इसीलिए मैं मतलब महात्मा गांधी का जिक्र करना चाहूंगा कि महात्मा गांधी ने जो किया वो लोगों के ने उसे दिल से कबूल किया, और इसीलिए आज महात्मा गांधी हमारे बीच में नहीं पूरे विश्व में एक तरह के युग पुरुष, इतिहास पुरुष के में माना जाते हैं, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं था। उसी के लिए जिए, उसी के लिए मरे। अब उसका मैं बहुत उसके डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। बाकी राजनीतिक दल या राजनेता जो हैं वो खानापुरी का काम करते हैं, मतलब सिर्फ एक संकेत या प्रतीक के रूप में इस्तेमाल होता है, और वहीं के ऊपर हमें लगता है कि मुस्लिम समाज और जो अगर हम कहें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के बीच में जो एक रिश्ता कायम होना चाहिए था, सौहार्द का, मित्रता का, एकता का, देखिए जो उर्दू भाषा में या जो हम हिंदुस्तानी भाषा में कहें, दो शब्द है, एक होता है कौम और एक होता है मिल्लत। तो कौम का आधार ये मुस्लिम जो बड़े बड़े धर्म गुरु हैं उन्होंने कहा कि हम जो हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान हैं वो एक ही कौम है, उनकी जबान एक है, उनका खान पान एक है, उनका रहना एक है। मिल्लत का एक होता है कि कम्युनिटी, तो सिख समुदाय है, मतलब हिंदू समुदाय में तो बहुत सारे वो हैं, लेकिन एक समुदाय होते हैं कि आप रामदासी हैं, आप शिव भगत हैं, वैष्णवाइट्स हैं, हर तरह के हर जगह के आप 1500 लोग मिलेंगे। तो मुसलमानों में भी शिया सुन्नी इस तरह का वो अलग चीज है, लेकिन हुआ ये कि वो वहां के ऊपर वही जो दो कौम का नजरिया, वही चीज एक विचारधारा की तरफ से बढ़ाई गई, और दूसरी विचारधारा ने उसको जनाधार बढ़ाने के बजाय उसको केवल संकेत के रूप में इस्तेमाल किया अपना फायदा उठाने के लिए। तो जिन नेताओं की आपने बात करी, आप देखिए उनके यहाँ पर आज भी देश में और किसी भी राज्य में आप देख लें कि क्या होता है कि माइनॉरिटीज अफेयर, वक्फ डिपार्टमेंट, हज वाला ये पोर्टफोलियो मिल जाते हैं। आपको मैं बताऊं कि जब 1998 में, मतलब 98 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सत्ता में वापस आई दिग्विजय सिंह जी की लीडरशिप में, और दिग्विजय सिंह भी अर्जुन सिंह के शिष्य होने के नाते उन्हें भी ये मुस्लिम लीडरशिप करने का शौक था, और आज भी आप उनके बयानों से उसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन कोई भी एक मुसलमान पूरे राज्य में जीता नहीं। ऐसे बहुत जगह के मैं उदाहरण दे सकता हूं। तो ये एक जो मैं आपसे कह रहा हूं कि वो कतनी करने का फर्क रहा, क्योंकि समाज में बिखराव है, इस बात को हम और आप जानते हैं। हम देखते हैं कि अगर मुस्लिम बाहुल इलाके में अगर कोई हिंदू मकान लेने चाहे वो दिल्ली हो चाहे बंबई हो, उसको मकान मिलना इतना आसान नहीं है। और अगर हिंदू बहुल क्षेत्र में अगर कोई मुसलमान किराए का मकान लेना चाहे, किराया भी दे रहा हो, जो कि कमर्शियल ट्रांजेक्शन होता है आपू जी, वो नहीं हो पाता है, आसानी से मकान नहीं मिलता है। आप मुझे दे देंगे, मैं आपको दे दूंगा, लेकिन बाकी लोगों के इतने हृदय बड़े नहीं है। इस चीज को लेकर के मैंने कई बार कांग्रेस में राहुल गांधी वगैरह से इसका किया कि आप सर्वे करा लीजिए, कि आप अपनी पार्टी में पता करिए कि 100 कांग्रेस जन हैं जिनके पास मकान, जिन्होंने किराए के मकान दे रखे, उनसे आप पूछिए कि उनके पास कितने मुस्लिम किराएदार हैं। ये आपको बड़ी अटपटी चीज लगेगी, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप सोच को बदलिए। जब तक आप सोच लोगों की नहीं बदलेंगे, मानसिकता, तब तक देश, समाज, राजनीति में बदलाव नहीं आएगा। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब अगर हम लोग इस लेवल पे सोचते हैं कि साहब मुसलमान को देंगे या हिंदू को नहीं देंगे, ये मैंने भी जहाँ शहरों में रहा हूँ या जाता हूँ, देखता हूँ, तो जब कई जगह तो अभी भी गेटेड कॉलोनीज उस तरीके की दिखती है। मुंबई में अक्सर सुना जाता था, अहमदाबाद में सुना जाता है, कुछ ही जगह नहीं भी होता है। ऐसा नहीं कि दिल्ली में उतना कम है, शायद हो सकता है मेट्रोज में ज्यादा कम होता है। ताज्जुब होगा कि आपको लखनऊ में इतना सारा नहीं, उसके बावजूद भी जब एक वर्ग बहुत बड़ा वहां पर है। लेकिन खैर, मैं फिर एक मूल सवाल पे आ रहा हूँ। इसका
इस जो सोच की अस्पष्टता है, इसका जिम्मेदार क्या समाज है या नेता है? चाहे वो अपने समुदायों के नेता हों या फिर देश के नेता। मुझे लगता है नेता है। देखिए, देश का या किसी भी समाज का मिजाज बदलने का बहुत बड़ा एक नेता जो है उसका एक बड़ा पावरफुल स्तंभ होता है और वो बहुत बदलाव लाता है। जैसे मैंने गांधी जी की बात करी। देखिए, हमारे यहाँ पर बड़ा एक कॉन्ट्रडिक्शन रहा। जवाहरलाल नेहरू की एक अपनी एक सोच थी, राजनीतिक सोच थी। उस राजनीतिक सोच को हो सकता है कि आप और हम मानते हों, लेकिन देश ने उसको बड़े हृदय से कबूल नहीं किया। नेहरू जी का एक बड़ी छोटी मतलब उसमें मतलब नेहरू जी का मानना था कि राजनीति में, लोकतंत्र में धर्म और आस्था का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। वो आपकी निजी बात है, आप जो करें। और उस थॉट को लेके नेहरू जी ने नव भारत का एक तरह का निर्माण किया था, आधुनिक भारत का। और उस क्योंकि नेहरू में एक दम था, 1964 तक वो रहे, तो उनकी बात को लेकर के वजन था। देश में आजादी के बाद में उस तरह की गांधी जी की हत्या के बाद में सांप्रदायिकता काफी बहुत नीचे गिर गई और सब चीजें उस तरह से। और लेकिन जो दक्षिणपंथी सोच थी वो चलती रही, वो खत्म नहीं हुई थी। उन्हें चुनाव में सफलता नहीं मिली, लेकिन उनको वोट मिल रहे थे। हिंदू महासभा को वोट मिल रहे थे, राम राज्य परिषद को वोट मिल रहे थे, भारतीय जनसंघ को वोट मिल रहे थे। जबकि भारतीय जनसंघ काफी हिंदू महासभा के मुकाबले में उदार पार्टी थी, ऐसी उसमें मुसलमान थे। मैं आपको बताऊं, बड़ी दिलचस्प बात है, दिल्ली के संदर्भ में जनसंघ के 1960-70 के दशक में बहुत कद्दावर मुसलमान नेता रहे। उसमें सिकंदर बख्त तो आप जानते हैं, वो केंद्रीय मंत्री भी बने वाजपेयी जी के संदर्भ में। धीरे धीरे वहां के ऊपर भी दीनदयाल जी का अगर आप थॉट्स पढ़ें, अभी इतना समय नहीं है कि उसको कोट करें। दीनदयाल जी से रायपुर में सवाल पूछा गया था कि भारतीय मुसलमानों के बारे में आपकी क्या सोच है। उन्होंने कहा जो पाकिस्तान नहीं गया या जो पाकिस्तान को जो उसके पीछे उसको नहीं मानता है, उसका स्वागत है, वो हम में से एक है। आप शब्द को गौर करें। और आज आप इस सरकार के कुछ मंत्रियों का या कुछ लोगों का या जो पदाधिकारी हैं या जो उसके लोग हैं, उनकी आप सोच देखिए। तो एक तरफ आप दीनदयाल जी का नाम ले रहे हैं, दूसरी बात जो दीनदयाल जी ने मुसलमानों के बारे में कहा उसको आप मान्यता नहीं दे रहे हैं। तो ये तमाम विसंगतियां हैं जो हमारे लोकतंत्र में चल गई। मुझे लगता है नेता का काम होता है मिजाज बनाना। लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी क्या, क्योंकि इंदिरा गांधी शुद्ध रूप से राजनेता थी, राजनीतिक थी। उन्होंने देश और समाज की उस तरह से परवाह नहीं की जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू करते थे। और उसके बाद में इस तरह से बाकायदा एक डिक्लाइन होता रहा। देखिए, जो सबसे बड़ी मुझे लगता है जो इसकी जो आरोपी होंगे, आप अगर उनको माने कि जो उसके दोषी हैं, वो दोषी जो है वो मुझे लगता है धर्मनिरपेक्ष नेता है। क्योंकि दक्षिणपंथी नेताओं की जो सोच थी उनमें तो देखिए कंसिस्टेंसी है, उनमें कोई बदलाव नहीं आया। वो कहते थे कि धर्म की और आस्था जो है वो राजनीति से परे नहीं हो सकती, और वही वो कर रहे हैं। लेकिन जो लोगों ने धर्मनिरपेक्षता की बात करी, वो बहुसंख्यकों का एक मत जो है वो जीतने में असफल रहे हैं। और इसी वजह से दक्षिणपंथी सोच की इतनी जीत हुई। देखिए, कभी भी जो एक फॉर्मूला होता है, मतलब 70-30 या 80-20 का, तो आपको अगर सारे 20% वोट मिल जाए, गाडगिल जी कहा करते थे मुझसे, जो कांग्रेस के विचारक थे, बीएन गाडगिल, कि अगर सारे मुसलमान भी कांग्रेस को वोट दे देते हैं तो कांग्रेस कैसे जीतेगी। और उस समय हमें लगता था कि गाडगिल जी अर्ली 90s में ये बात कहते थे कि ये कैसी बात कहते हैं। लेकिन वही हुआ कि आज मुस्लिम वोट की अहमियत खत्म हो गई, क्योंकि एक बहुसंख्यक का एक वर्ग भी उसी आधार के ऊपर वोट डालने लग गया, आस्था से जुड़ी बातों को ऊपर ध्यान देने लग गया। विकास की बात सब करते हैं, लेकिन कई जगह के आपको चुनाव परिणाम ऐसे नजर आएंगे जो आज तक। दूसरी तरफ ममता बनर्जी का देखिए कि उनके 50% उनको बहुसंख्यक वोट भी मिले हैं, 70-80%, 85%, 90% अल्पसंख्यक वोट मिले अलग अलग जगहों पे। तो उन्होंने बेहतरीन कामयाबी अंजाम दी। ये काम अखिलेश यादव नहीं कर पा रहे हैं, ये काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर पा रही, ये काम दूसरे जो दल है जो भाजपा से टक्कर लेने की ख्वाहिश रखते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए, डीएमके जीत जाता है, डीएमके को कोई, क्योंकि उसका अपना जनादेह आ रहा है और फिर मुस्लिम सपोर्ट मिल जाता है। जगन रेड्डी भी जीत जाते हैं, चंद्रशेखर राव जीत जाते हैं। क्षेत्रीय दल में देखिए वो कर रहे हैं काफी जगह। मतलब तेजस्वी ने भी बड़ी कोशिश करी, बराबर बराबर पे मामला खत्म हुआ था बिहार में। वो तो
कुछ ऐसी गणित ऐसी रही कि जिसकी वजह से सरकार वहां नहीं बन पाई। लेकिन एक ये बात कितनी घातक आप मानते हैं कि जो आबादी का कंसंट्रेशन है, वो धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। मतलब ये मुझे तो बहुत अजीब-सा लगता है कि एक वर्ग, चाहे वो मुस्लिम का हो या हिंदू का हो, या शहरों में भी अगर आप देखें ये मुस्लिम इलाका है, ये हिंदू इलाका है। अगर ये जिलों के लेवल पे होने लगे और जो आंकड़े जिस तरीके से भाई लोग बड़े उदार उससे बताते हैं कि साहब 30% यहाँ मुसलमान हैं, यहाँ 15% मुसलमान हैं, यहाँ 80% हिंदू हैं, यहाँ 20% मुसलमान हैं। ये कितना बड़ा, कितना घातक है देश के लिए, खास तौर से भविष्य के लिए। और अगर ये इस तरीके की जो क्षेत्रीय ताकत है, क्योंकि पहले मैं इस पे बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद बात करना चाहूँगा। फिर तो मतलब धीरे-धीरे फिर ये होने लगेगा कुछ दिन बाद, यहाँ मुसलमान है, फिर तो ये शिया का इलाका, ये सुन्नी का इलाका है। जी, तो ये आप जी। आपने देखिए आपका प्रश्न बहुत मतलब महत्वपूर्ण है। देखिए उसमें क्या होता है और इसको हम एक चीज़ ना समझे कि एक दक्षिणपंथी सोच एक भाजपा में या बहुसंख्यकों में पनपी और उसका ये दुष्परिणाम है। देखिए एक पैरेलल दूसरा भी चलता रहता है। एक मुस्लिम समाज में भी खासतौर से नौजवानों में हम देखते हैं कि उनकी एक सोच आ रही है, वो भी जो है वो देश और समाज के लिए उस तरीके से घातक है या नुकसान पहुंचाने वाली है कि उन्हें लगता है कि भाई पहले मुस्लिम हित की बात करें। और इस तरह की जो पार्टियां बनी हैं, जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो हैदराबाद की पार्टी है, ओवैसी की पार्टी है, जिस तरीके का वो संवाद करते हैं, जिस तरीके की बात करते हैं, हम एक तो ये कह सकते हैं कि आंखें मूंद के कहें कि भाई राजनीति में सब चलता है, जो योगी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, लेकिन जो बीच की जगह है जिसकी आप बात कर रहे थे, वो बीच की जगह फिर रहेगी नहीं। तो देश और समाज कैसे चलेगा? देखिए हम चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, एक मुस्लिम मतलब चाहे वो पंचर और बनाने से लेकर के या मैकेनिक से लेकर के या टेलर से लेकर के एक आर्टिजन्स का एक बहुत बड़ा हमारा एक पास, मैं तो कहूँगा उसको एक तरीके का खजाना है। चाहे आप वो फर्नीचर में देखें, चाहे आप वो बहुत सारी चीजों में आपको नजर आएगा कि कला के और आर्ट के क्षेत्र में जो है बड़ा हर समुदाय का कंट्रीब्यूशन होता है, उसी तरीके से मुसलमानों का भी कंट्रीब्यूशन है। और एक पूरा हमारा जो इकोनॉमिक मॉडल है वो इंटरडिपेंडेंस के ऊपर है कि हम सब जब सामान खरीदने जाते हैं, केरल में आप जाइए तो जितने भी खाने पीने की जगह आपको पता ही नहीं चलेगा, वहाँ 3 समुदाय मतलब मुस्लिम, ईसाई और हिंदू सब बड़े आराम से खाते हुए नजर आएंगे। लेकिन आप उत्तर भारत में देखें कि अगर कोई आपको नजर आ जाए तो कोई अगर मुस्लिम उसका वो है तो वहां से कुछ लोग जो है, सबकी मैं बात नहीं कर रहा, बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये इस तरह की सोच बन रही है कि लोग उससे परहेज करते हैं या लोगों को इस तरह से व्हाट्सएप पे बड़े खतरनाक तरह के संदेश आते हैं कि आप फलाने समाज का बैकआउट करें, फलाने समाज, और ताली दोनों हाथ से बजती है। ये बड़े दुखद बात है। तो उसमें हर तरह के लोग अब उसमें शामिल हो रहे हैं और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी बात, देखिए कौन जीता कौन हारा ये गौण चीज हो जाती है। अगर देश में सौहार्द का वातावरण नहीं होगा, आपके पड़ोस में आपको सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं होगा, हमेशा खतरा लगा रहेगा कि कौन है वो मेरे साथ क्या धोखा कर दे, क्या मेरे साथ करते, तो आपकी नींद हराम हो जाएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी चीजें ये होती है कि इन सब लोगों पर एक चीज पर अंकुश लगाया जाए। राजनीतिक दल पे देखिए अंकुश नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इस तरह की चीजों के ऊपर मुझे लगता है कि सरकारी तौर पे देखिए, पहले मैं आपको बताऊं, आपको जियोरी में कोई राजनीतिक चश्मे से बात नहीं कर रहा हूँ, क्या होता था अंतर जाति विवाह या अंतर धर्म विवाह को समाज में कभी मान्यता नहीं मिली, आप जानते हैं, लेकिन उसको सरकार जो है वो प्रोत्साहित करती थी, इनाम दिए जाते थे कि अगर आप इंटर कास्ट मैरिज करें या इंटर रिलीजन मैरिज करें, क्योंकि उससे लगता था, उस जमाने की राजनीति सोच थी कि इससे समाज में सौहार्द बढ़ेगा। आज उसके ऊपर वो गैर कानूनी कर दिया गया है, कम से कम एक धर्म से दूसरे धर्म करने का, विवाह करने का, और उसमें बड़ी सख्त सजाएं दी गई और उसमें लोगों को बहुत ज्यादा फंसाया भी जा रहा है। तो अगर स्टेट ऐसा करने लगे तो ये बड़ी मतलब समस्याएं आ जाएंगी। और मैं फिर वही कह रहा हूँ, कोई धर्म विशेष की बात नहीं है, वो किसी के भी साथ है। अगर कोई ईसाई लड़की कोई मुसलमान लड़के से शादी करना चाहती है या कोई भी वो बालिग है, उसमें सोच समझ है, समाज देखिए कभी उसको मान्यता नहीं देगा, ये भी मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं भी समाज से संबंध रखता हूँ।
लेकिन इसको लेकर के जो स्टेट का इंटरवेंशन या इंटरफेरेंस इतना ज्यादा बढ़ गया है, ये भी समाज को बांटने का काम करेगा, मिलाने का काम नहीं करेगा। आपने ये कहा कि पहले इनाम दिए जाते थे या प्रोत्साहित किया जाता था, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इस बातचीत को इस तथ्य को बहुत आगे बढ़ाया गया है। तो ये क्या कुछ स्टेट में ही, मतलब जैसे कुछ ही स्टेट थी जिसमें इस तरीके का प्रमोशन होता था। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं याद पड़ता है कि इस तरीके से अधिकृत रूप से, हाँ, ठीक है, पहले शादियाँ होती थी, बहुत आराम से होती थी, अभी भी होती हैं, ऐसा नहीं कि शादियाँ नहीं होती हैं। लेकिन वो वही है कि कोर्ट में, जैसे कि अगर दूसरे धर्म का मामला है तो वो कोर्ट में होता है, उसके नियम कानून अलग हैं, वो पहले से चले आ रहे हैं। लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि अगर आप मेट्रोज़ को छोड़ दीजिए, तो वो दबाव समुदाय का ज़्यादा है, जो मोहल्लों का ज़्यादा है, आपके आपसी लोगों का बहुत ज़्यादा है। इसको किस तरीके से इस खत्म होगा, ये तो कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को मुझे लगता है कि सरकार ने क्या किया, नहीं किया, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे समुदाय ने क्या किया। क्या वही जो नीचे के स्तर पर आ गए, या जैसे मुसलमानों में है तो वो शिया सुन्नी पर आ गए, या ये कि वो अपनी अपनी गोट के लिए कुछ महीने ये तनाव करते हैं और फिर उसके बाद जब उनका काम खत्म हो जाता है तो वो चुपचाप बैठ जाते हैं, बैठ करके अपनी राजनीति करने लगते हैं। ओवैसी समेत या बहुत सारे लोग हैं, जो मैंने पहले कहा था आपको कि वो जो केंद्रीयकरण है जातियों का या समुदाय का जो हो रहा है, वो उसको क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? क्या इसलिए कि क्या उनको पूरा हक नहीं मिल पाता, और जब केंद्रीयकरण हो जाएगा तो उसको हक मिलने में आसानी होगी? देखिए अक्कू जी, आप अगर ग्लोबल लेवल पे देखें तो हर जगह के ऊपर ये दक्षिणपंथी सोच जो है, सिर्फ भारत एक अपवाद नहीं है, सब जगह इस तरह की सोच बढ़ रही है, फल फूल रही है। कभी आप इस बात पे मतलब गौर करें या लेख लिखें कि क्यों ऐसा हुआ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद, और कोई व्यक्तिगत टिप्पणी मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा सज्जन और शालीन प्रधानमंत्री के बाद में मतलब उनका जो सक्सेसर आया वो उनके भाषा में और जिस तरह का संवाद में बिल्कुल उनके अलग था। या क्यों बराक ओबामा के बाद में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति भारी बहुमत से जीतता है। ये एक शोध और सोच का विषय है कि आप एक ऐसा, जैसे एक इंक्लूसिव से लेकर के एक्सक्लूसिव की तरफ आप जा रहे हैं। देखिए, एक सोच होती है, और वो सोच का मैं आपको एक बड़ा उदाहरण देता हूँ। अभी एक देश में, अफगानिस्तान में तालिबान ने एक सत्ता प्राप्त करी, उसका पूरा एक इतिहास है। उस तालिबान को लेकर के हमारे देश में एक पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में पेश किया गया कि तालिबान आ रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम समाज से भी युवा, और एक समाज की जब हम बात करते हैं, कोई भी समाज हो, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक, उनको हम एक उससे नहीं खींच सकते कि वो सब एक ही तरफ है। उसमें कुछ लोग ऐसी बात करते हैं, लेकिन वो कुछ लोगों की हाईलाइट होती है। उसके तालिबान के पक्ष में बड़े मुझे लगता है कि जारी करने से नहीं, बल्कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान आए। देखिए, बात ये है, क्योंकि मैं इन सब चीजों से, ओआरएफ से जुड़ा हुआ हूँ, तो हमने वहां के ऊपर जो तर्क दिए, हमने कहा कि देखिए 56-57 मुस्लिम समाज है विश्व में, अगर आप देखें भारत के बाहर, और वहां हर तरह की हुकूमतें हैं, कहीं राजशाही है, कहीं लोकतंत्र है, कहीं एक पार्टी का दबदबा है। अगर आप मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, जो नॉर्थ अफ्रीका में आप जा चुके, वहां आप देखिए तो भारत से ज्यादा खुलापन है। टर्की में आप देखते होंगे फातिमा गोल, या जो इस तरह के सीरियल आए थे फारिया वगैरह, उसमें दिखा रहे वहां का समाज बहुत ही खुला हुआ है। लोग सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं मुस्लिम समाज में, और लड़कियों को बहुत आजादी है हर तरह का। मलेशिया, इंडोनेशिया के अपने दूसरे तरह की सोच है, और कुछ जगह कट्टरपंथ है जो सऊदी अरब में है, ईरान में है, और अफगानिस्तान भी उसमें शामिल है। हम एक राजनीतिक उद्देश्य के चलते एक 56 सोसाइटीज में, 56 देशों में से एक देश का, हम वहां की जो राजनीति है, अभी आप, क्योंकि आप विदेश मामलों पे बहुत नजर रखते हैं, इसीलिए मैं आपसे ये सब बातें खुल के कह रहा हूँ कि
मालदीव्स में बड़े उथल-पुथल मचा। मालदीव्स की राजनीति को लेके हमारे देश में कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि हमारा वो भी हमारा एक उस तरीके के सार्क का एक हिस्सा है। हाँ, हाँ, लेकिन बांग्लादेश में बहुत सारी उथल-पुथल रहती है, लेकिन हम उसको पैमाना नहीं मानते हैं। हमारा पैमाना पाकिस्तान रहा और पाकिस्तान से खिसक के अफगानिस्तान हो गया, और उस अफगानिस्तान के तालिबान को हमने मतलब एक राजनीतिक रूप से जोड़ने की कोशिश की कि देखिए ये तालिबान ये है, ये भारत के जो है मुसलमान, अघोषित रूप से ऐसा कहा गया, मैं उसको पैराफ्रेज कर रहा हूँ, इस तरह से ये हमारे लिए एक नया चुनौती या नया जंजाल, नया बवाल आकर के खड़ा हो सकता है। और दूसरा समुदाय जो है उसको लेकर के वो तालिबान की तरफ अपना हाथ फैला रहा है कि आ जाओ हमसे गले मिल लो। अरे तुम्हारा उनसे क्या लेना देना? तो ये विचित्र, हम उसको विचित्र कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल रूप से ये बड़ा विसंगति है, ये क्या इसका मतलब है। लेकिन वो और माननीय मुख्यमंत्री असेंबली में कह रहे हैं बातें इन्हीं जोड़े से, इन्हीं तालिबान और अफगानिस्तान से जुड़ी हुई बात। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये देश समाज को असर डालती है। आप जानते हैं कूटनीति के हिसाब से अब हम ये तय नहीं कर सकते, जो शासक होते हैं, अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे शासक हुए और पश्चिम एशिया में भी बड़े क्रूर शासक थे, हमारे उनसे डिप्लोमेटिकली संबंध रहे। अभी मुगाबे अभी गए हैं, इतने समय तक भारत में तो बहुत ज्यादा वो हमारे, मैंने उनको कवर किया, आपने भी कवर किया, दिल्ली आते थे रॉबर्ट मुगाबे, वहां पर उनका ह्यूमन राइट्स क्या रिकॉर्ड है, ये भारत सरकार ने उसको पैमाना नहीं माना। ये मतलब ये एक लिमिटेशन होती है। जो ईरान की अपनी संस्कृति वो अपने हिसाब से करेंगे, जो हमारी संस्कृति हम अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन ये संवाद नहीं हो रहा है, संवाद बिल्कुल उसका बरक्स हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये तमाम चीजें एक सोची समझी रणनीति के तहत पब्लिक डोमेन में लाई जाती हैं, और उनको, जैसे मैं मीडिया कर्मी को लेके ये वो उसका कहते हैं कि नॉट व्हाट टू थिंक बट व्हाट टू थिंक अबाउट, आप इस बारे में सोचें। और उसी में, क्योंकि आप इन सब चीजों से जुड़े हैं, हम आप बहुत चैनल पे रहे हैं, चैनल्स का भी एक ये रूप मुझे नया नजर आ रहा है, जो एडिटोरियल नहीं है, एडिटोरियल डिसीजन। ऐसे मुद्दों पे चर्चा होती है कि जो मुद्दों का हमसे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तालिबान को तो मामला एक हद तक चलिए मान सकते हैं, लेकिन वो इसलिए कि भाई तालिबान अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान का पाकिस्तान से बहुत अच्छा रहा है, पाकिस्तान से हमारे जिस तरीके के रिश्ते हैं उसमें हमारी चिंता जाहिर है, और खास तौर से अभी जो अमेरिका जो करके आया है वहाँ न जाने कितने हथियार छोड़ करके 3.5 लाख एसआर राइफल छोड़ आया है वो, अब उसका क्या इस्तेमाल होगा अल्लाह भी जाने। लेकिन वो एक अलग स्थिति है, लेकिन उसका समर्थन करना तो अजीबोगरीब थी, या विरोध करना तालिबान में क्या हो रहा है, क्या तुमसे क्या मतलब है, ना हिंदू से मतलब है ना मुसलमान से उसका मतलब है, लेकिन उसमें भी लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने ज्ञान को बहुत आगे बढ़ाया। मेरा एक और मतलब इस सिलसिले का अंतिम सवाल ये है, हमारे पास जो आंकड़े हैं वो बड़े अजीबोगरीब हैं, और जो आपको जिसपे इस बहस को बढ़ाने में सहयोग करेंगे। क्या ये लोकतंत्र में होना चाहिए कि जिसकी जितनी आबादी उतना उसको उतना हिस्सेदारी मिले? ये एक सवाल। फिर ये सवाल नीचे भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि हिंदू मुसलमान तक रहेगा, फिर वो जो अभी जातिगत जनगणना को लेकर के हो रहा है वहां तक जाएगा, फिर वो और नीचे भी जाएगा। तो वो समाज में कितना घातक है। और दूसरा ये है कि क्या मुस्लिम समाज का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम क्यों और कितना खतरनाक तक है। जैसे मैं महिलाओं का देख रहा था, तो अब तक 22-23 ही महिलाएं शायद, जो मेरा जितना मैं जोड़ पाया हूं, पूरे 70 साल में मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व 22-23 का हुआ, जबकि मुस्लिम काफी चुने जाते रहे, एक बार में 50-50, 55-56 भी रहे हैं, लेकिन वहां के उस समुदाय ने किया क्या? उनको 1, 2, 3 महिलाओं के अलावा कोई महिलाएं नहीं मिलती हैं क्या? मतलब जी, आपने बड़ा, ये तो मैं क्या कहूँ कि बहुत ही सटीक और प्रसंगित सवाल प्रश्न आपने उठाया है। देखिए यहीं पर हमारा सारा जो इस डिस्कशन का अंत भी हो रहा है, उसका ताना बाना आकर के होता है। ये विरोधाभ्यास जो समाज में है और राजनीति में है और सरकारों में है। एक तरफ एक सरकार है वो कहती है कि हमने 3 तलाक का कानून खत्म कर दिया और मुस्लिम महिलाओं को एक उनकी जगह दिला दी। वही राजनीतिक दल जो है
वो उस तरह का किसी भी किस्म का किसी भी स्तर पे उस तरह का प्रतिनिधित्व नहीं देता है। और उसके राजनीतिक कारण है कि उनका कहना ये है कि उस तरह के जो मुस्लिम समाज के लोग उनके साथ नहीं जुड़ते हैं, जिसके बेसिस के ऊपर वो चुनाव में, जिसे हम कहते हैं विनिंग कैंडिडेट, तो विनेबिलिटी का विनेबिलिटी का फैक्टर रहता है। लेकिन देखिए, लोकतंत्र में क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? लोकतंत्र में विश्वास होना चाहिए, इस बात को तो हम और आप बिल्कुल मानेंगे। पहली चीज होती है लोकतंत्र की कामयाबी के लिए कि देश और समाज का में लोकतंत्र पे विश्वास हो। दूसरी बात ये हो कि लोकतंत्र में किसी तरीके की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक भागीदारी हो। हर आदमी नहीं हो सकता, लेकिन हमारा जनप्रतिनिधि अकुल श्रीवास्तव को मैं जानता हूँ, ये मेरे जो हमारी जरूरतें हैं, हमारे मोहल्ले में नाली साफ करनी होती है, हमारे हैंडपंप चाहिए, हमारे यहाँ बिजली चाहिए, पानी चाहिए, जो भी, या शिक्षा की प्रॉब्लम होती है, स्कूल होना चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए, बेसिक चीजें, इसके आप जिम्मेदार हैं और आप जवाबदेह हैं। ये बेसिक अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें अगर एक अलगाववाद वाली बात आएगी या अछूत वाली बात आएगी, तो वो आप किसी भी दृष्टिकोण से देखें, वो उसके लिए लाभदायक नहीं है, हानिकारक है और उससे नुकसान होंगे। हमारा लोकतंत्र आज पूरा विश्व में देख रहा है। हम 80-85% पोलिंग होती है, 80-85% पोलिंग हो रही है। इसका मतलब यह है कि समाज का हर वर्ग जो है लगा हुआ है उसमें, उसके प्रति समर्पित है और उसमें उसकी पूरी आस्था है। उस आस्था को हमें कायम रखना चाहिए। तो ये मैं मानता हूँ किसी को भी 100% रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल सकता, लेकिन आप रिजर्वेशन को देखें, रिजर्वेशन का एक जो आरक्षण का जो लॉजिक है वो क्या है? संख्या का ही आधार है ना। तो प्रतिनिधित्व का, और ये इसमें इसमें तमाम राजनीतिक दल तैयार हैं। हर दल चाहता है कि राजनीतिक रूप से जो आरक्षण मिल रहा है शिक्षा में या जो नौकरियों में, उसको कोई विरोध नहीं कर रहा। एक पैमाना आपने ही तो तय किया है, आपने मतलब राजनीतिक दलों ने, वो पैमाना दूसरे के लिए क्यों नहीं है? अगर संख्या ही आधार है या उसके कहीं आसपास आए, मान लीजिए कोई समाज जो है वो 16% है, तो 16% नहीं तो 8% तो हो, 4% तो हो। आपने जो आंकड़ा बताया है मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व का, वो तो 1% भी नहीं है। मैंने ऐसे मोटे मोटे तौर पर अंदाजा लगाया आपकी बात सुनने के बाद कि 8,500 9,000 हमारे पास लोकसभा के, क्योंकि उपचुनाव भी होते हैं, 9,000 से ज्यादा लोकसभा के सदस्य रहे हैं। लोकसभा के सदस्य 9,000 से ज्यादा रहे हैं। 9,000 का अगर मुस्लिम समाज का मोटे मोटे तौर पर 15-18% की जनसंख्या निकाले और उसमें मुस्लिम महिलाओं की 8% होता है प्रतिनिधित्व, तो 9,000 का 8% कितना होता है? और जो संख्या आप बता रहे हैं वो कितना आ रहा है? तो बहुत फर्क है। बिल्कुल। लेकिन ये बड़ी चिंताजनक बात है और इसको मुझे नहीं लगता कि देखना जो होगा वो समाज से ज्यादा देखना होगा। जैसे कि आपने भी मैंने थोड़ा सा आपसे, मुझे लगता है राजनीतिक दलों को कहीं ना कहीं एक कोशिश करनी होगी। जैसे जो महिला आरक्षण के बारे में तर्क दिया जाता है, वो कहते हैं ना कि साहब वो जो 1/3 रिजर्वेशन है और आप और हम देख रहे हैं हमारे काले से बाल सफेद हो गए या बाल उड़ गए और वो महिला आरक्षण नहीं पास हुआ, तो उसमें भी यही तर्क देते हैं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए के बारे में कहा कि नहीं इसी साल करो फौज में, तो आप फौज में कर सकते हैं, पुलिस में कर सकते हैं, राजनीति में आकर के आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। वो वहां पर हाथ पांव, इसलिए आप तो कह रहे हैं काले सफेद, हम तो गंजे हो गए पूरे पूरे उसमें, यही देखते देखते हम लोग। लेकिन ये बात सही है कि राजनीतिक दल, जबकि संसद ने पास कर दिया तब भी उसके बाद भी 33% की 50% की बात नहीं हो रही थी। 33% करने में लोगों की जो हालत है वो हम सब देख रहे हैं क्या होता है। एक सवाल और उठता है और ये दोनों ही तरफ से, जैसे आपने बताया कि कानपुर से हमारे जो अभी केरल के राज्यपाल हैं वो जीत गए थे और भी जगह जीत गए थे। लेकिन इसी तरीके का सवाल अक्सर ये भी उठता है कि जहां जो लोग कहते हैं कि अगर हिंदू डोमिनेटेड में मुसलमान नहीं जीत पा रहा तो मुसलमान डोमिनेटेड में भी हिंदू नहीं जीत पाता है। ये वही थ्योरी काम करती है विनेबिलिटी की, यही है या कुछ और भी है इससे? नहीं, ये बात बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। देखिए, एक बात शुरू से आखिर तक हमारे और आपका जो बहुत अच्छा कंस्ट्रक्टिव सौहार्दपूर्ण जो एक संवाद हुआ है, उसमें देखिए
ये जो मामला है उग्र मतलब रूप या कुरूप मैं कहूँगा उसका जो होता है धर्म और आस्था को लेके राजनीति करने वाला, इसमें देखिए ये एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसमें दोनों अगर हम सामाजिक स्तर पे तो दोनों समाज उसके दोषी हैं और उनका बराबर से एक प्रतिस्पर्धा टाइप चलती रहती है कि कौन कितनी घटिया और मतलब लज्जा की वाली बात कहेगा और उससे वो बच निकलेगा। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये तमाम बातें देखिए क्या होता है कि फिर वही बात होती है, आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा कि क्या बहुसंख्यक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से जीत पाते हैं या नहीं। कुछ अपवाद हैं, मैं गिना सकता हूँ, लेकिन मान लेते हैं अभी तर्कसंगत बात पे कि हाँ ऐसा होता है। फिर भी जो बहुसंख्यक हैं वो तो उनकी तो कभी भी देश के संसद में या किसी भी विधानसभा में 50% से या उससे 70% 80% से कम के और भी ज्यादा हम कह सकते हैं, मैं सिर्फ एक उदाहरण के रूप में कह रहा हूँ, वो कमी नहीं आई है। ऐसा तो नहीं हुआ जो आपने मुस्लिम महिलाओं की बात करी, 4 ऐसे मतलब लोकसभा का 5 साल का टर्म होता है, तो एक भी नहीं थी। एक प्रतिनिधित्व तो नहीं रहा, तो ये तो बहुसंख्यक के साथ नहीं हुआ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा बहुत उनको एक सहारे की एक इसकी ना जरूरत होती है। जी, बिल्कुल। बहुत थोड़े बहुत क्या मुझे तो लगता है बहुत कुछ नए तरीके से सोचना होगा अगर सचमुच समाज को बनाए रखना है और चीज़ों को ठीक रखना है। मुझे एक तो ये भी सच बात है ये कि इतना विशद विषय है कि इस पे लंबी चर्चा क्या घंटों बातचीत की जा सकती है और फिर भी हम इस गारंटी पे नहीं पहुँच सकते कि ये मेरा तो आपसे अनुरोध है आप लिखिए, लिखने से ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल करेंगे इसको देखते हैं। चलिए बहुत-बहुत आभार आपका कि आपने इतना समय दिया और इस पे हम लोग और आगे भी बातचीत करते रहेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी सार्थक चर्चा रही। बिल्कुल। शुक्रिया सर।